सियाने कहते हैं सेविंग्स ना करें, इन्वेस्ट करें। सियानों की बात में वज़न तो है, लेकिन इन्वेस्ट करें कहाँ? ये हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है मुजीब अब्बासी और आज हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रियल एस्टेट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज्योग्राफिकल पोजीशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये गेटवे है कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न और पख्तूनख्वा के कई अजला का। इसी वजह से देही इलाकों से और छोटे शहरों से लोग नकल मकानी करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ बेहतर तालीमी और सेहत की सहूलियात के लिए या रोज़गार की तलाश के लिए। तो उसकी वजह से इसकी आबादी मुसलसल बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती ही जाएगी। इस वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपका बजट है क्या, लेकिन उससे पहले रियल एस्टेट के बारे में एक गलत ख्याल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अमूमन रियल एस्टेट एक महंगी फील्ड तस्वर की जाती है कि जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है तो आपके पास लाखों करोड़ों अरबों का बजट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप चंद हज़ार से भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और फिर अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप लाख, 10 लाख, करोड़ एंड स्काई इज़ द लिमिट। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आपका बजट जितना भी होगा ये आपको अकोमोडेट करेगी। तो वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि आपका बजट है क्या। वंस हमने आपका बजट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास वो बजट लमसम में यानी यकमुश्त अदायगी के ऊपर अवेलेबल है या आप इंस्टॉलमेंट्स प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब हम रियल एस्टेट को जनरली तो 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। लेकिन 2 फील्ड्स की और भी हैं, एग्रीकल्चरल लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड। लेकिन उनके बजट का वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी उससे रूल आउट ही हो जाती है। इसलिए हम इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। अब हमारा बजट डिसाइड हो गया, हमने ये डिसाइड करना है बजट के हिसाब से कि हमने रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना है या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है। अगर हम लेट्स से जाते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको सस्ते दामों प्लॉट्स ऑफर कर रही हैं। इनमें ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, रुडन इनक्लेव है, किंगडम वैली है। ये सब महाना इकसाद के ऊपर आपको 3 से 4 साल के प्लान पे प्लॉट्स ऑफर कर रही हैं। ऑब्वियसली जो नॉन डेवलप होंगे और वक्त के साथ साथ वो आप अपनी पेमेंट्स करते जाएंगे और जब तक आप अपनी पेमेंट्स पूरी करेंगे वो प्लॉट डेवलप होके तो आपके घर बनाने के काबिल हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट पे ये तो होगी थोड़ी सी कम बजट वाली हाउसिंग सोसाइटीज़, लेकिन अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा इन्हांस कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लें, तो आप पार्क व्यू सिटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी क्रेडिबल नाम हैं मार्केट के अंदर जो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट्स ऑफर करते हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों, और आप अपने बजट की रद्द-बदल के साथ अपनी सूटेबिलिटी को देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपका बजट लमसम में अवेलेबल है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपका बजट कम से कम भी 20 लाख होना चाहिए या उससे अबव। वो फिर आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आप 50 लाख करें, 1 करोड़ करें, 2 करोड़ करें। उसमें आपके पास ऑप्शंस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर DHA है, बैरिया टाउन है, फैसल हिल्स है, B17 है। बेशुमार ऐसी क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको इस बजट में अच्छे लोकेशन के प्लॉट्स ऑफर करती हैं। अब हमें इसमें यह भी देखना है कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप घर बनाना चाह रहे हैं। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने उस जगह पे तमाम एमिनिटीज़ का जायज़ा लेना है कि क्या वो सोसाइटी या वो जो भी लोकेशन है वहाँ पे तमाम एमिनिटीज़ सहूलियात अवेलेबल हैं, पानी, बिजली, गैस, स्कूल, मस्जिद और बाकी जो एमिनिटीज़ आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके पास सहूलियात वहाँ पे मैसर हैं, तो वहाँ पे आप घर बना सकते हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ आपने ओवर द टाइम पीरियड उस प्लॉट को लेके छोड़ देना होता है और वो फिर कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करता है, वहाँ पे लोग घर बनते हैं, ज़रूरियात बढ़ती हैं, उससे एक तो प्राइस भी बढ़ जाती है उसकी और फिर वो रहने के काबिल भी जगह हो जाती है, आपको नेक्स्ट डोर नेबरहुड मिल जाता है। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने घर बनाना है या आपने वहाँ पे प्लॉट लेके कुछ अरसे के लिए छोड़ देना है और ओवर द टाइम पीरियड वो ग्रो करेगा और आपको अच्छा रिटर्न वहाँ से एक्सपेक्टेड है। अगर तो आपने घर बनाना है तो उसमें आपको वहाँ पे ये देखना है कि तमाम एमिनिटीज़ मौजूद हैं, पानी, बिजली, गैस, मस्जिद, पार्क, स्कूल, जो सहूलियात एक घर के लिए एक नेक्स्ट डोर नेबरहुड आपको चाहिए होता है, बाकी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, वो अवेलेबल हैं, तो फिर तो बेहतरीन है।
ये चीज़ें आपने कंसिडरेशन में लानी है और उसके बाद आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ आपने प्लॉट लेना है और उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देना है, तो फिर भी आपने ये उसका सारा मास्टर प्लान देख के ये फैसिलिटीज़ भी देखनी है कि मुस्तकबिल में ये फैसिलिटीज़, ये एमिनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो ही वो आपकी प्रॉपर्टी के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो होगी रेजिडेंशियल की बात। अब हम आते हैं कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट पे। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स की ऑप्शंस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स की ऑप्शंस हैं और कमर्शियल स्पेस भी ऑप्शंस में शामिल है, जिसका बजट चंद लाख से लेके करोड़ों बल्कि अरबों तक एक्सपेंड हो सकता है। वो आपके बजट पर डिपेंड है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उसके रेंटल इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का मौजूदा रेंट जो आ रहा है वो, या अगर अभी वो रेंट पे नहीं लगी तो उसका जो रेंटल इनकम का पोटेंशियल है वो कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का पैटर्न रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। बेसिकली ये आपकी बर्दाश्त का इम्तिहान भी लेता है, पेशेंस रखनी पड़ती है इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 से 3 साल के लिए, तो कमर्शियल के लिए आपको ज़हन में 6 से 7 साल या 10 साल का अरसा रखना पड़ेगा। देखिए, कमर्शियल की ज़रूरत हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे ऑलरेडी आबादी हो या जो एरिया आबाद होना शुरू हुआ हो। आम आदमी की ज़ुबान में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक सोसाइटी है जिसने एक जगह ली है और उसको डेवलप करना शुरू किया है, प्लॉट्स लोगों को बेचे हैं, लोगों ने प्लॉट खरीदे, उनको पोजीशन मिला, उन्होंने घर बनाने शुरू किए। अब जब वो लोग आबाद होना शुरू हुए वहाँ पे, तो उनकी कमर्शियल ज़रूरियात, जब उनकी ज़रूरियात हुई कमर्शियल, तो वहाँ पे दुकानें बनेंगी, मॉल्स बनेंगे, प्लाजे बनेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो ही कमर्शियल ग्रो करेगा। तो इसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है, रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके साथ एक फ़ायदा भी है कि इसका पे बैक भी आपको रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा आता है, वो चाहे रेंटल में हो या आपके प्रॉफिट में हो। टाइम तो लगता है लेकिन छक्का भी बड़ा लगता है। अब ये तो हो गया कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि जो वो लैंड क्लेम कर रहे हैं वो उनके पास उसका पोजीशन है या नहीं, अभी तक उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से क्या किया है, उनके पास LOP NOC मौजूद है या नहीं, उनका पोर्टफोलियो चेक करें कि क्या उन्होंने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं। ये सब चीज़ें देखने के बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। देखिए, ये असूल तो वाज़ेह है कि ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती, लेकिन कोई चीज़ भी तो सॉलिड होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में एक बीमारी वबा की तरह फैली है जिसने रियल एस्टेट सेक्टर को भी बहुत डैमेज किया है। मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने हाई रेंट ऑफर करके लोगों को झांसा दिया और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लोगों को इतना हाई रेंट ऑफर किया कि वो उनके झांसे में आ भी गए और बेवकूफ़ बन भी गए। यानी एक शख्स सड़क पे खड़ा एक प्लॉट आपको दिखाता है जिसकी बुनियादें भी अभी खोदने नहीं हुई, और वो आपको कहता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है 10 मंजिला 20 मंजिला और इसके फलां फ्लोर के ऊपर आपका अपार्टमेंट होगा। आपको पहले वो इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करता है और फिर साथ आपके आगे एक दाना डालता है कि अगर आप ये अमाउंट 1 करोड़ 1.5 करोड़ अमाउंट अगर हमें अभी कैश में दे दें तो 3 4 5 साल जो भी अरसा है वो हमारा ये प्रोजेक्ट बनने में लगेगा, उस दौरान आपको रेंट मिलता रहेगा। और वो रेंट ऑफर करता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, जबकि मार्केट में उतनी ही अमाउंट का अगर आप अपार्टमेंट खरीद लें और उसको रेंट आउट करें फौरन, तो वो 35 से 40 हज़ार दे देगा, मैक्सिमम 50 हज़ार दे देगा। तो सोचने की बात है कि 1.5 से 2 लाख वो किराया क्यों दे रहा है। ये हाई रेंट ही वो वजह थी जिसकी लालच में आके लोगों ने अपना सरमाया दाव पे लगा दिया। दूसरी तरफ ये हुआ कि इन प्रोजेक्ट्स वालों की कॉस्ट भी बढ़ती गई। ऑब्वियसली वो इतना हाई रेंट पे कर रहे हैं जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा है, जो बैंक्स के रिटर्न से ज़्यादा है, तो वो अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते थे। और उनका इरादा भी नहीं था आपको डिलीवर करने का, आपको रिटर्न करने का। तो हुआ वही जो इन केसेस में अक्सर होता है, भाग गए। इन सब हालात में भी कुछ अच्छे नाम मार्केट में अभी भी काम कर रहे हैं। मुश्किल हालात में भी उन्होंने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को मायूस नहीं किया और उनको साथ लेके चल रहे हैं, और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर होनी चाहिए। तो इन्वेस्ट करते हुए सिर्फ हाई रिटर्न को मत देखें, बल्कि कंपनी प्रोफाइल को भी देखें कि जो प्रोजेक्ट वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर भी कर सकते हैं या नहीं। कहीं आपके साथ भी उन लोगों की तरह ना हो जाए जिन्होंने हाई रिटर्न की लालच में अपनी उम्र भर की जमा पूंजी ज़ाया कर दी। अगर मार्केट रेट के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 10,000 होना चाहिए और कोई आपको 20,000 ऑफर कर रहा है, तो 20,000 दफ़ा सोचें तो ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं आपके साथ भी हाथी के दांतों वाला काम तो नहीं हो रहा।
जो खाने के और दिखाने के और होते हैं, खुदारा ऐसे नौसरबाजों से बचें, आंखें और कान खोल के इन्वेस्ट करें।